दम दम ओंकार परनो पानै परा पानै बोझा सोहम पदस अहं ज्ञानो जैलल बुमच से प्रकाश सथा तेलिलल बुमच प्रकाश सथा वाह। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। आज जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ये कश्मीरी लाइट म्यूजिक और इनकी जो तरबियत है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यहाँ के फाइन आर्ट कॉलेज से है और इनका कंट्रीब्यूशन डिफरेंट लेवल्स पे यहाँ के सरकारी गैर सरकारी इदारों ने अपने कई ऐसे जो है डॉक्यूमेंटेशन की है और इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही सराहना है। हम बात कर रहे हैं मुनीर अहमद मीर साहब की। मुनीर अहमद मीर जो है ये एक ऐसे गुलकार है, एक ऐसे मौसीकार है, कंपोजर है जिन्होंने मुख्तलिफ मरहलों पे कश्मीरी लाइट म्यूजिक को कंट्रीब्यूट किया और डिफरेंट लेवल्स पे इसको लिया। वेरी रिसेंटली ही आल्सो गॉट फीचर्ड इन बॉलीवुड। तो शिकारा में जो आपने गाना गाया था, कश्मीरी गाना था, तो उसको अगर आप छेड़ेंगे बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। दिल बर लगियो लाश तसदावस नावस वंदेयुसे दिल बर लगियो लाश तसदावस नावस वंदेयुसे तार तरुण छुम लोल दरियावस नावस वंदेयुसे हो दिल बर लगियो लाश तसदावस नावस वंदेयुसे दिल बर लगियो लाश तसदावस नावस वंदियोसर। नाज़रीन, किसी भी शख्स के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है जब उसको अपने ही उस्ताद मोहतरम को इंटरव्यू करना होता है और बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं, बहुत कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप बिल्कुल जानते हैं लेकिन आप उसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे वो एक बहुत बड़ा एक सवालिया होता है। तो मैं फख्र से कहता हूं कि मुनीर अहमद मीर साहब जो है मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। और मुनीर साहब, चूंकि हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, अगर मुनीर अहमद मीर और म्यूजिक इन दोनों की बात करें तो कब से ये सफर स्टार्ट हुआ? ये लगभग 40-50 साल का वक्फा गुजर गया है मेरी ज़िंदगी का जो मैंने संगीत के साथ दिया है। तो बचपन से ही संगीत का थोड़ा सा घर में माहौल था। तो प्राथमिक शिक्षा जो मेरी पहले गुरु रहे हैं मेरे अपने डैडी हैं, तो उन्होंने मुझे घर में थोड़ी सी तरबियत दी पहले। तो उसके बाद मुझे प्रोफेशनली जाना पड़ा म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में। तो म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में गया, वहाँ मेरे असली गुरु जो हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, जहाँ पे मैंने बैचलर डिग्री इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में की, वो थे पृथ्वीनाथ रैना साहब। पृथ्वीनाथ रैना साहब थे मेरे पहले गुरु।
तो उसके बाद जब मैंने देखा कि अब मुझे लाइट म्यूज़िक में आना है, तो फिर मुझे जाना पड़ा रेडियो कश्मीर यहाँ का। तो उसके बाद मैंने अपनी संगीत की आगे की शिक्षा जो है पंडित भजन सोपरी साहब से हासिल की। तो मेरे दूसरे गुरु रहे हैं पंडित भजन सोपरी साहब। तो ये सिलसिला आगे तक गया, तो आगे जो इस वक्त में हूँ वो आपके सामने हूँ। तो ये जो सफर है, इस सफर में चूंकि आपको बहुत सारे ऐसे मरहलों से गुजरना पड़ा, बहुत सारे ऐसे उस्तादिज़ा हैं जिनसे आपने सीखा, जी और एक वक्त ऐसा आया जब आपने खुद भी स्टार्ट किया सिखाना। जी तो जी। कौन सा ऐसा पीरियड आपको लगता है कि जब आपने बहुत कुछ सीखा, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा? क्योंकि रेडियो कश्मीर जो है, जिसको आप ऑल इंडिया रेडियो के नाम से भी जानते हैं, और दूरदर्शन, ये दो ऐसे इदारे थे जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया से पहले, जहाँ पे सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होती थी म्यूजिक की, और सबसे ज्यादा आपका आर्काइव वहीं होता था। तो आपने वहाँ पे कितना सीखा, और देखिए, यहाँ पे लाइट म्यूजिक में बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे, नंबर 1 पे हमारा आकाशवाणी हाँ, स्टेशन केंद्र। उसमें जो प्रोड्यूसर होते थे वो म्यूजिक नोइंग प्रोड्यूसर होते थे। मतलब वहाँ पे जो हमारे म्यूजिक नोइंग प्रोड्यूसर रह चुके हैं, वो रहे हैं पंडित भजन सोपरी जी। ठीक। उनके साथ और भी कई थे म्यूजिक कंपोजर साहब थे। उनसे पहले मोहनलाल एमा साहब, इतना बड़ा नाम है उनका, तो वो रह चुके हैं म्यूजिक में। उन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाई हैं। तो उसके बाद वहाँ पे हमारे नसरुल्लाह खान साहब दूसरे कंपोजर थे, बिल्कुल। जिनसे मैंने बहुत से गाने लिए, उनसे सीखे हैं। तो उसके साथ साथ मोहम्मद अशरफ साहब थे, वो मेरे बड़े अच्छे गार्डियन रहे हैं। उन्होंने मुझे बड़ी तरबियत दी मुझे। और उनके साथ साथ गुलाम नबी शेख साहब थे, हमारे प्रिंसिपल साहब, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, टी के जलाली साहब थे। और भी बहुत से लोग हैं जिनसे मैंने तालीम हासिल की, जिनके पास मैं बैठा, मेरा उनके पास बैठना ही बहुत है। तो वो सारी तरबियत जो मैंने हासिल की, वो मैंने रेडियो कश्मीर से हासिल की। क्योंकि उस वक्त रेडियो कश्मीर में बहुत बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बाहर से भी आते थे, और वहाँ पे भी थे, ऑन स्टॉप भी थे। तो उसमें सोफियाना के उस्ताद थे, कालिम बाब साहब थे, साज नवाज साहब थे, जबत बकाल साहब थे। उनके पास हम बैठते थे, वो हमारी करेक्शन करते थे, हमारी जो पोइट्री थी वो देखते थे। उसके बाद वो आपस में मशवरा करके कंपोजिशन बनाते थे। तो उसके बाद 2-4 दिन के बाद वो गाना रिकॉर्ड होता था। आज की तरह नहीं कि आज अभी कंपोजिशन दे दी, आज तो खैर वो लोग है ही नहीं। बिल्कुल। तो आज तो सारा निज़ाम चेंज हो गया। आज आपके हाथ में मोबाइल आ गया है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने हाथ से कर रहे हैं। घर में किया, सड़क पे किया, किसी जगह किया तो अपलोड कर दिया। आज ये ज़माना था, वो ज़माना सही था, उसमें ज़्यादा मेहनत थी, बिल्कुल। और उसमें सारे हमारे उस्ताद जुड़ते थे। आज आप अकेले खुद सब काम कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमें किसी उस्ताद के पीछे पीछे जाके उनसे सीखना पड़ता था। चाहे वो हम उनसे कंपोजिशन लेते थे, चाहे हम उनके पास म्यूजिक पीसेस सीखते थे, क्या वो ऑर्केस्ट्राइजेशन कैसे करते हैं, गाने कैसे बनाते हैं। हमारे यहाँ पे कश्मीर में ऐसे भी गाने हुए हैं जो सिर्फ पियानो पे रिकॉर्ड हुए हैं, और इतने मकबूल गाने हैं। तो वो उस वक्त वो गाने रिकॉर्ड हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत मेहनत होती थी वहाँ पे, तब जाके बहुत अच्छे अच्छे गाने बने हैं। कश्मीर में एक ऐसा मकाम भी आया जब समाजी तौर, सियासी तौर और सकाफती तौर भी एक खला पैदा हुआ, जब पंडित्स का यहाँ से माइग्रेशन हुआ, और बहुत सारे ऐसे बड़े नामचीन कलाकार जो है यहाँ से चले गए। जी और उसके बाद जो है एक लिमिटेड पीरियड में आप जैसे कलाकारों के लिए, या आपके जो उस्ताद उस वक्त थे उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था ये, कि हम इसको अब कैसे आगे ले जाए, और आगे अगर लेना भी है तो क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो कैसा था वो दौर? देखिए, ये सच बात है कि जब तक माइग्रेशन हो गई, तब तक यहाँ पे जो हमारी पंडित कम्युनिटी थी, संगीत सारा उनके पास था। जितने भी उस्ताद थे, सब संगीत उनके पास था। मतलब जितने भी स्टूडेंट्स रहे, सब उन्हें उनके पास सीखा। चाहे हमारी यहाँ की शमीमा देव साहिबा है, कैलाश मेहरा जी हैं, या विजय कुमार मल्ला साहब हैं, या और भी बहुत से लोग हैं। तो उन्होंने सब उनसे सीखा। हमारे यहाँ पे मैंने अपने गुरु की बात की, पृथ्वीनाथ रैना साहब थे, और अपने पंडित भजन सोपरी साहब के वालिद थे, उस्ताद शंभुनाथ सोपरी थे। और उसके बाद और एक बड़ा नाम है जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन यह है, उस्ताद जगन्नाथ शिवपुरी साहब थे। ये बहुत बड़े बड़े विद्वान थे संगीत के, जिन्होंने सबको सिखाया यहाँ पे। उसके बाद जब वो लोग यहाँ से चले गए, तो बहुत खिला पैदा हो गया है।
जो सीखने का काम है वो बहुत हद तक ये हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो ऊपर वाले की मेहरबानी थी, हम यहाँ पे 5-6 बंदे थे। पहले तो हम उनके पीछे पीछे कोरस में गाते थे, चाहे शिमा देव साहिबा है, कैलाश जी है, विजय कुमार मल्ला साहब है, गुलाम नबी शेख साहब हैं, या राज बेगम साहिबा है, या नसीम अख्तर साहिबा है, या अपने गुलाम हसन सूफी साहब हैं, और भी बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमने कोरस में गाया। और वहीं हम बैठ के सीखते थे गाना कैसे गाया जाता है, माइक्रोफोन के सामने कैसे आ जाता है, म्यूजिक कैसे बनता है, ये सब हमने उनसे ही सीखा है। अच्छा। तो बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि हम लोग यहाँ पे 5-6 बंदे थे जिन्होंने ये काम सीख लिया था। उसमें मैं उन दिनों छोटा था, मेरे साथ थे अपने मोहम्मद शफी मलिक साहब थे, मैं था, काजी रफ़ी साहब थे, कैसर निज़ामी साहब थे, अब्दुल रशीद फराज साहब थे, वही जिलानी साहब थे। इन्होंने हम 5-6 बंदों ने ये सारा काम सीख लिया, और आज तक ये हम इस काम फन को यहाँ तक हम लेके आए। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमने सीखा है इसको इन अपने उस्तादों से, जितना भी हमने सीखा है, तो ये हम सब काम डोनेट करना चाहता अपने नए बच्चों को। अब जिसकी तकदीर होगी, जो खुद मेहनत करेगा, वो इस फन को आगे ले आगे जाएगा। ले जा सकता है। जी। और कोई ऐसा जब आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया रेडियो में और बहुत मकबूल हुआ, उससे पहले कुछ आपने रिकॉर्ड भी किए होंगे, लेकिन कोई ऐसा कश्मीरी गाना जो आपने बहुत रिकॉर्ड किया और बहुत मकबूल हो गया, उसको आप जरा। फाजिल कश्मीरी साहब का कलाम है, मैं बहुत छोटा था। हमारे कंपोजर थे मोहम्मद अशरफ साहब, तो उन्होंने मुझे 2 गाने बना के दे दिए। तो हफ्ता भर लगा इनको मुझे सीखने में। जब मैंने ये दोनों गाने तैयार किए, और जिस दिन ये टेलीविजन से टेलीकास्ट हुए, और रेडियो से भी जिस दिन हुए, तो दूसरे दिन मेरा नाम, मैं आसमान को छू गया था। तो आज तक भी वो जो गाने हैं सभी लोगों को याद है। मैं उन 1-2 लाइनें उसमें से पेश करना चाहता हूँ। मुश्किला ला उबाला म्यूना सुन ला उबाला म्यूना सुन या ना सुन मुश्किला आस्तिमा से प्यार मुश्किला आस्तिमा बहुत खूब। आज़मा हम पगा तामत से प्यार मुश्किला ला उबाला जो ना सुन या ना सुन। अच्छा, ये मुझे साहब, किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा दौर आता है जब उसके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो चाहे वो पोस्टमसली हो या चाहे उसके रह के हो, और हालिया में आपको स्टेट अवार्ड से नवाजा गया। और एक आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स का होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे कई ज्यादा जरूरी ये भी है कि लोग उनका काम कितना सराहते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए ये सब चीजें होना और राइट टाइम पे होना? एक फनकार के लिए लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो घर में बैठ के गा तो नहीं सकता है, उसको सुनाना है पब्लिक को। और जब उसको दाद मिलती है, जब लोग उसे पसंद करते हैं, तब उसको उसका मुआवजा भी मिलता है, चाहे वो ताली की सूरत में हो, चाहे वो अवार्ड्स की सूरत में हो। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोगों ने, हिंदुस्तान के हर एक शहर में मैं गया, जिस जगह में गया, वहाँ पे लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत हमें दी, जो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और हाल ही में बहुत बड़ा गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे काम को देखा, परखा, सराहा उसको, तो उन्होंने मुझे स्टेट अवार्ड से भी नवाजा। बहुत सारे लोग ऐसा जानते नहीं होंगे कि मुनीर अहमद मीर जो है बहुत ही अच्छे से बांग्ला गा सकता है, और आपने चूंकि कुछ अरसा वहां पे गुजारा भी है,
तो कुछ कोई ऐसी शैली, कोई ऐसा गाना जो आपको याद हो और हमारे नाज़रीन को आप सुनाएंगे? बारे बारे देखो ना, बारे बारे देखो ना, আমায় বারে বারে দেখো না, আমায় বারে বারে দেখো না, আমায় আমি জানি না তুমি ভালোবাসে কিনা, আমায় বারে বারে দেখো না, বারে বারে দেখো না, আমায় বারে বারে দেখো না, আমায়। मुझे ये जो बंगाली लैंग्वेज है मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सीखी। तो मैंने ये गाने भी कुछ सीखे हैं वहाँ। कितना जरूरी है इस जगह के लिए ये सूफीज्म और सूफियत का होना? और आखिर पर जो है आप कोई ऐसा सूफी कलाम भी हमें सुनाएंगे? हमारी जो ये वादी है, जगह छोटी है, 200-300 किलोमीटर का ज़्यादा है, इसमें उससे ज़्यादा बड़ी है नहीं। इसमें बड़े बड़े सूफी संतों, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। ये इबादत की जगह है। यहाँ के साज, वैसे ही यहाँ की साज भी है। यहाँ का संतूर देखिए कितना सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट है, रबाब देखिए। और जहाँ पे यहाँ के ऋषि मुनियों ने जो बात कही है वही बुल्ले शाह भी कहता है। तो बात एक ही है, जगह अलग है, लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। हमारे बहुत से सूफी शुरा यहाँ पे गुजरे हैं, उन्होंने सबों ने एक ही बात कही है कि मिलजुल के रहो, अपना जो कैरेक्टर के है उसको ठीक रखो, अपनी खुदा की इबादत को, जिस जिस मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते हो उसको मानो, उसको देखो, उसकी इबादत करो। तो और जो यहाँ का संगीत है उसमें यहाँ का सूफियत जो वो पनपती है, वो दिखती है, वो टपकती है, उसका रस उसमें टपकता है। जो यहाँ का सूफियाना संगीत है उसका मेन रीज़न ये है कि जो यहाँ का सूफी संगीत है, हम उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिकल सूफियाना मौसीकी, जो यहाँ की है। जैसे हमारी हिंदुस्तानी शैली में हिंदुस्तानी रागाज होते हैं, इसी तरह हमारी सूफियाना संगीत में मकाम होते हैं, उनको अलग अलग टाइम पे गाया जाता है। उसमें हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़े उस्ताद उनके रह चुके हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो भी गाने यहाँ के मकबूल हुए हैं उन सब की बेस हमारी कश्मीरी सूफियाना मौसीकी की है, उसमें कोई शक नहीं। और जो सुपरहिट गाने हमने दिए हैं यहाँ के बड़े बड़े फनकारों ने, यहाँ के बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स ने, जो जितने बड़े बड़े गाने दिए हैं जो आज तक लोगों को याद हैं, वो सारे सूफियाना बेसिक पे हैं। मैं भी आखिर में मैं एक गाना पेश करना चाहता हूँ, ये भी सूफियाना बेसिक एक कंपोजिशन है। आप देखिए कितना खूबसूरत कंपोजिशन है ये। मछली मसबन सनिया लो नाल हो रट मछली मछबन सनिया लो नाल हो रट मछली मछबन
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।